सन 2006 में जब मैं 8th क्लास में था तो मेरी अम्मी मुझे स्कूल के लिए 5 रुपए देती थी। उस 5 रुपए से मैं ब्रेक में एक समोसा और छुट्टी के वक्त ठंडी ठंडी मसाले वाली ककड़ी बहुत मज़े से एंजॉय करता था। ककड़ी पता है ना क्या होती है? खीरे की छोटी बहन। उसे ऐसे ऐसे कट करके ऊपर से मसाला छिड़क के देते थे। साहब टॉपिक पे आ जाएं वापस। ओ खैर, फास्ट फॉरवर्ड 20 ईयर्स, आज वही समोसा शायद 30 रुपए का है और ककड़ी वेल अब कहाँ वो ठेले और कहाँ वो ठंडी ठंडी ककड़ी। टॉपिक प्लीज। ओके, तो इसका मतलब कि आज के 30 रुपए की वैल्यू आज से 20 साल पहले के 5 रुपए से भी बहुत ज़्यादा कम है। ये कमाल है इन्फ्लेशन यानी महंगाई का, और ये महंगाई हम में से किसी को नहीं पसंद, राइट? अब क्या ऐसे हो सकता है कि इन्फ्लेशन हो ही ना, मेरे पैसे डिवैल्यू ही ना हो और मैं आज भी अपने पैसों से उतनी ही चीज़ें खरीद सकूं जितनी आज से 20 साल पहले खरीद सकता था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये महंगाई होनी भी किसी ना किसी लेवल पे उतनी ही ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको शायद उतना ही नुकसान होगा जैसे महंगाई होने से होता है, तो आपको कैसा लगेगा? आज की इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन के टॉपिक को इस तरह समझेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा और साथ ही आप इस नॉलेज से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि कोई भी इल्म जो आपको फ़ायदा न दे महज इन्फॉर्मेशन बन जाता है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सिर्फ नॉइस का काम करती है। अब अगर हम महंगाई की बेसिक डेफिनेशन को पढ़ें तो वो है अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम रिजल्टिंग इन अ डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी। मतलब कि वक्त के साथ साथ चीज़ों और सर्विसेज की कीमत में होने वाला इजाफा जो आपके पैसे की खरीदने की ताकत को कम कर दे। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं या हमारी क्यूरियस जेन-ज़ी का हिस्सा हैं तो ये सिंपल डेफिनेशन आपके अंदर और सवाल पैदा कर देगी, जैसे मेरे दिमाग में पैदा हुए थे। तो इस वीडियो को आपके भाई ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वाई डज इन्फ्लेशन हैपन, हाउ इट इज़ मेजर्ड, कैन इन्फ्लेशन बी 0% यानी कभी महंगाई ही ना हो, हाउ डज गवर्नमेंट कंट्रोल इट और कैन गवर्नमेंट कंट्रोल इट, एंड लास्टली हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इट, हम इससे बच कैसे सकते हैं। पार्ट 1, वाई इन्फ्लेशन हैपन्स। अब ये समझने के लिए कि इन्फ्लेशन होती क्यों है, हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका कोई एक रीज़न नहीं होता। इन्फ्लेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं और ये हर टाइप की इन्फ्लेशन का रीज़न अलग अलग होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी ज़िंदगी को असरअंदाज एक ही तरीके से करती हैं, और वो ये कि वो आपके पैसों की खरीदने की ताकत को दिन ब दिन कम करती हैं। ऑलराइट, तो इमेजिन करें कि मार्केट में एक नई गाड़ी आई है और अम्मार भाई ने फैसला किया है कि उन्हें एक गाड़ी लेनी है। गाड़ी के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, हर बंदा चाह रहा है कि वो फ़ौरन से गाड़ी ख़रीद ले, लेकिन गाड़ी का जो प्रोडक्शन या असेंबली प्लांट है उसकी कैपेसिटी है कि वो महीने की 1000 गाड़ियाँ ही बना सकता है, और ख़रीदने के लिए अम्मार भाई के साथ साथ लाइन में 70,000 लोग और मौजूद हैं। तो इस केस में डिमांड और सप्लाई का गैप काफ़ी बढ़ गया है और कंपनी सोचती है कि यार लेने वाले तो 1000 लोग हैं, मेरी कार की तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है, क्यों ना मैं अपनी कार की प्राइस इंक्रीज़ कर दूँ। वाई? बिकॉज इट इज़ ह्यूमन नेचर। तो इस केस में उस कार की डिमांड ज़्यादा होने और सप्लाई कम होने की वजह से जो गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, ऐसी इन्फ्लेशन को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब चीज़ एक है और ख़रीदने वाले 100 लोग, तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड और प्राइस दोनों बढ़ जाती हैं। अम्मार भाई ने सोचा कि यार छोड़ो, इतनी हाई डिमांड गाड़ी लेके क्या करेंगे, तो वो एक नॉर्मल सी एवरेज कार्स के शोरूम चले जाते हैं। यहाँ पे समझ लें कि कार की डिमांड और सप्लाई का इशू नहीं है, जितनी डिमांड है प्लांट उतनी ही कार्स ईजिली बना रहा है, लेकिन अचानक से मार्केट में रॉ मटेरियल जैसे कि स्टील का प्राइस बढ़ जाता है या किसी वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि कार के बनाने में जो स्टील लगता था उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऑयल महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर पहले कार को बनाने में 10 लाख रुपए लगते थे तो अब शायद 12 लाख लगेंगे, और ये कॉस्ट कार कंपनी सीधी सीधी अपने कस्टमर्स को पुश कर देगी। ऐसी इन्फ्लेशन को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अम्मार साहब ने अब की बार गाड़ी तो एवरेज पसंद की, लेकिन इन्फ्लेशन ने उनकी गर्दन को कहीं और से पकड़ लिया। इन्फ्लेशन ड्यू टू करेंसी डिप्रिसिएशन। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन मैं इसकी निटी ग्रिटीज़ में जाने के बजाय कोशिश करूंगा कि इसे बहुत बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन कर सकूं। तो पाकिस्तान एक नेट इंपोर्टर है, मतलब कि हम बाकी दुनिया से जो ट्रेड करते हैं उसमें हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम, और क्योंकि सारी ट्रेड यूएसडी में होती है हमारे पास डॉलर के रिजर्व जनरली कम ही होते हैं। सिंपली पुट, हम ज़्यादा डॉलर खर्च करते हैं और हम कम डॉलर्स कमाते हैं, और जब डॉलर्स कम होते हैं तो अल्टीमेटली पीकेआर पे प्रेशर पड़ता है एंड इट डिप्रिशिएट्स अगेंस्ट डॉलर, और इसकी वजह से आपके पीकेआर की बाइंग पावर कम हो जाती है। इन्फ्लेशन की इसके अलावा और बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं जो डिपेंड करता है कॉजेज़ पे,
लेकिन उनका अल्टीमेट इफेक्ट यही होता है कि आपके पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। हाइपर इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन की एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है जहाँ पे इन्फ्लेशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। चीज़ों के प्राइसेस इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि पैसे की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है और अल्लाह हमारे मुल्क को ऐसे हालात से बचाए। लेकिन अगर मैं आपको इसकी एक रिसेंट एग्जांपल दूं तो 2016 से 2021 तक वेनेजुएला में इन्फ्लेशन का क्राइसिस आया था। एनुअल इन्फ्लेशन सरपास बाय 130,000% बाय नवंबर 2018। उसकी करेंसी की सारी वैल्यू ख़त्म हो गई थी। एक ब्रेड की कीमत 300,000 रुपये तक चली गई थी। मतलब आप सोचें कि पैसों की ये वैल्यू रह गई थी कि लोग बच्चों के खिलौने पैसों से बनाने लग गए थे। ये हाइपर इन्फ्लेशन के केसेस दुनिया में पहले भी बहुत हुए हैं। खैर, हमारे मुल्क पर अल्लाह ना करे कभी ऐसा टाइम आए। हाउ इट इज़ मेजर्ड, इसको मेजर कैसे करते हैं? अब क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को अम्मार साहब की तरह कार्ड लेनी हो, तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए क्या करती है कि एक बास्केट बनाती है और इस बास्केट में कुछ बेसिक गुड्स और सर्विसेज को ऐड करती है, जैसे कि फूड आइटम्स, सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल केयर एंड ETC। और उन सब चीज़ों की प्राइस को ऐड करके एक वैल्यू निकाल लेती है जिसे हम CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और इस बास्केट की ओवरऑल प्राइस को हर थोड़े अरसे बाद, जैसे कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर साल की बेसिस पर गेज करते हैं कि कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज आया। और उस चेंज से गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन का रेट क्या चल रहा है। अगर आप इसके बारे में और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। नाउ द फन पार्ट, इज इन्फ्लेशन ऑलवेज बैड? क्या होगा अगर चीज़ें महंगी ही ना हो? सोचो कितनी आसानी हो जाएगी ना, कितना सुकून आ जाएगा ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आओ समझते हैं कैसे। सबसे पहला रीज़न तो यह है कि गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती कि इन्फ्लेशन 0% पे आए। और यहाँ मैं सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, दुनिया के हर मुल्क की गवर्नमेंट का एक इन्फ्लेशन टारगेट होता है। किसी का 2%, किसी का 3%, किसी का 5%। और ये एडजस्ट होता रहता है डिपेंडिंग ऑन कि गवर्नमेंट मुल्क की इकोनॉमी के साथ क्या करना चाह रही है। क्या गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाहती है या ग्रोथ की तरफ जाना चाहती है? पाकिस्तान का टारगेट आई गेस जनरली 5 to 7% रहता है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है अम्मार भाई? क्या गवर्नमेंट हमारी दुश्मन है? आओ समझते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी बेसिक सी बात आपको समझना होगी और वो ये, 1 person's एक्सपेंस इज़ अनदर पर्सनस इनकम। मतलब कि जब आप किसी जगह पे पैसे खर्च करते हो तो एक दूसरा शख्स या कंपनी वो पैसे कमाती है। इन सिंपल टर्म्स दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। और अगर आप इन सारी ट्रांजैक्शंस को जमा कर लें, हर तरीके की ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रही है, कहाँ पे हो रही है, कितनी बड़ी हो रही है, देन एट सम लेवल यू कैन टर्म इट एज इकोनॉमिक साइकिल। तो गवर्नमेंट एक्चुअली वांट्स अ वर्चुअस इन्फ्लेशन साइकिल टू कंटिन्यू। और ये साइकिल कुछ ऐसे चलती है। जब चीज़ें हल्के हल्के ऑन एवरेज महंगी होती हैं तो लोग सोचते हैं कि मुझे जो चीज़ भी अपने लिए लेनी है, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, न्यू कार, अ हाउस, वो आज ही ले लूँ, बजाय इसके कि कल इसको मुझे ज़्यादा पैसों में ख़रीदना पड़े। सेम गोज़ फॉर एसेंशियल्स, जो कि लोगों को लेनी ही लेनी होती हैं। इन एनी केस व्हेन पीपल डू दैट, वो कंपनीज जो ये चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं और पैसे बनाती हैं, जिसका मतलब और जॉब्स क्रिएट होती हैं और उस इंसान के पास भी खर्च करने के लिए पैसे आ जाते हैं, जिसका मतलब चीज़ों की और डिमांड बढ़ती है और कंपनीज और प्रॉफिट बनाती हैं। और इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है, मींस इकोनॉमी चलती रहती है। अब सोचो अगर इन्फ्लेशन हो जाए 0% तो उसका मतलब क्या होगा? मतलब कि चीज़ों की प्राइस बढ़ना बंद हो जाएगी, राइट? कितनी बेहतरीन बात है, सेविंग ज़्यादा होगी। बट जब ऐसा होगा तो लोग सोचेंगे कि मैं ये चीज़ आज क्यों लूँ, थोड़े मंथ बाद ले लूँगा, क्योंकि प्राइस तो सेम ही रहेगी। और कलेक्टिवली ऐसा बहुत सारे लोग सोचेंगे तो चीज़ों की डिमांड हो जाएगी कम। इसी तरह से लोग अपनी स्पेंडिंग कम कर देंगे और कंपनीज के प्रॉफिट हल्के हल्के डाउन होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कंपनीज सैलरी नहीं बढ़ा पाएंगी और न्यू जॉब्स क्रिएट होना बंद हो जाएंगी। इसी तरह से चीज़ों की डिमांड में कमी उनके प्राइसेस को और नीचे पुश करना शुरू कर देगी, क्योंकि कंपनीज को लोगों को सैलरी देनी है। और ये पूरी साइकिल एक वर्चुअस साइकिल से एक विशियस साइकिल में चेंज हो जाएगी, जिसके नतीजे में लोगों की जॉब्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कंपनीज के पास उन्हें देने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। और एक टाइम पे हो सकता है कंपनी को ही बंद करना पड़े, क्योंकि वो लॉस में जाना शुरू हो जाएंगे और ऑपरेशंस ही नहीं रन कर पाएंगे। तो मतलब इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। अगर इन्फ्लेशन 0% हो गई या खुदा ना खास्ता माइनस में चली गई तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होगी और ये भी पॉसिबल है कि हम डिफ्लेशन की तरफ चले जाएं।
मतलब कि नेगेटिव इन्फ्लेशन, और वो इन्फ्लेशन से कहीं ज़्यादा खतरनाक सिनेरियो हो सकता है। लेकिन इस पे हम किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि इस वीडियो में जिस तरह से मैंने इन्फ्लेशन को समझाया है, आपको आगे डिफ्लेशन को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों, अच्छी रेंज में इन्फ्लेशन रहना आपकी इकोनॉमी के लिए और इन शॉर्ट हम सब के लिए एक अच्छी चीज़ है। और गवर्नमेंट का काम है कि इस इन्फ्लेशन को ऐसी रेंज में रखे कि ये साइकिल अच्छे से चलती रहे। मतलब कि चीज़ों की प्रोडक्शन, उनकी डिमांड, कंपनीज के प्रॉफिट, लोगों की सैलरी और जॉब्स की क्रिएशन, सब कुछ एक हार्मोनियस हेल्दी साइकिल के साथ साथ बढ़ती रहे। और इसीलिए गवर्नमेंट एक इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है, और जब इन्फ्लेशन उस टारगेट से ऊपर या नीचे आना शुरू हो जाती है तो गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। विद दिस वी कम टू अवर फोर्थ पार्ट अबाउट हाउ गवर्नमेंट कंट्रोल्स इट। हुकूमत इसे कंट्रोल कैसे करती है? तो गवर्नमेंट और स्टेट बैंक के पास दो टूल्स होते हैं, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। आज हम इन पॉलिसीज के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है, और वैसे भी मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करना काम होता है स्टेट बैंक का, और इस मॉनेटरी पॉलिसी के पास एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, इंटरेस्ट रेट्स। अब अगर आप अभी तक इस वीडियो में मेरे साथ हो और लगता है कि हाँ वाकई में कुछ समझ में आ रहा है, तो लेट मी नो बाय गिविंग दिस वीडियो अ थम्स अप। अब यहाँ पे एंट्री होती है इंटरेस्ट रेट्स की, और ये टूल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब वापस आते हैं उस साइकिल पे जो हमने पहले डिस्कस की थी, और ट्रांजैक्शंस पे, वेयर वन पर्सन्स एक्सपेंस इज अनदर पर्सन्स इनकम। अब जब स्टेट बैंक ये नोटिस करता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है और रेंज से बाहर हो रही है, तो वो क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा मार भाई? इससे ये होता है कि समझ लो अभी इंटरेस्ट रेट्स हैं 10%, और जो भी इंसान बैंक से पैसे बोरो करता है किसी भी काम के लिए, फॉर एग्जाम्पल उसने नई कार लेनी है या घर लेना है, तो उसे 1 लाख पे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बैंक को वापस करने होंगे। यही चीज़ आप अप्लाई कर लें कंपनीज पे जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देती हैं। वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए, न्यू जॉब्स क्रिएट करने के लिए बैंक से हैवी लोन लेती हैं। उनको भी इसी परसेंटेज पे लोन वापस करना होता है। तो सब लोग, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लो है, मज़े से बैंक से पैसे लेते हैं और खूब पैसे खर्च करते हैं। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ के 15% हो जाते हैं, तो लोग पैसे बोरो करना थोड़ा स्लो डाउन कर देंगे। कंपनीज बैंक से लोन लेना कम कर देंगी। लोग लीज पे गाड़ियां लेना थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि इन्हें बैंक को ज़्यादा पैसे वापस करने पड़ेंगे, राइट? और जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो लोग अपने पैसे बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखना शुरू कर देंगे, बजाय उन्हें खर्च करने के, ताकि उन्हें उस पर ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो अल्टीमेटली होगा क्या? तो अल्टीमेटली कैश इन सर्कुलेशन कम होता जाएगा, जिससे चीज़ों की डिमांड में हल्के हल्के कमी आना शुरू हो जाएगी। और जब डिमांड में कमी आना शुरू हो जाएगी तो अगेन प्राइस में कमी आना शुरू हो जाएगी, एंड इन्फ्लेशन हल्के हल्के नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं तो उसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बहुत स्लो डाउन हो जाती है, बिकॉज ट्रांजैक्शंस कम होना शुरू हो जाएंगी। और जैसे मैंने ऊपर बताया था, ट्रांजैक्शंस मेक आवर इकोनॉमी। तो स्टेट बैंक इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए वापस से इंटरेस्ट रेट्स को कम करना शुरू कर देता है, ताकि लोग अपना पैसा बाहर निकालें और उसे खर्च करें, और उसके साथ साथ कंपनीज लोन लेके एक्सपेंशन शुरू करें। अब आज से कुछ साल पहले, आपको अगर याद हो, जब हमारा इंटरेस्ट रेट 22% तक चला गया था, तो कार्स की सेल्स बहुत कम हो गई थी, और अब इंटरेस्ट रेट 10% पर हैं, तो आप देख रहे होंगे कि लोग लीज पे दोबारा से कार्स लेना शुरू कर रहे हैं। इसकी एक और एग्जांपल गवर्नमेंट की न्यू हाउसिंग स्कीम है, जिसके अंदर आपको 1 करोड़ रुपए का हाउसिंग लोन मिल रहा है ओनली ऑन 5%। अब सोचो कि कितने सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब उस 1 करोड़ रुपए से कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। जब लोग पैसे लेंगे तो अपना घर बनाएंगे। इसकी वजह से सीमेंट की सेल्स, स्टील की सेल्स, लेबर की रिक्वायरमेंट एंड मच मोर, और इसी तरह से वापस चीज़ों की डिमांड बढ़ना शुरू होती है, और फिर से हम उसी साइकिल पे वापस आ जाते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की थी। बोर तो नहीं हो गए? देखो यार, थोड़ा लेंथी और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन आपके भाई ने कोशिश की है कि इसे ऐसे समझाएं कि आइंदा इसे फिर कभी समझना ना पड़े। काश ये काम स्कूल कर लेते तो वेल एनीवेज। अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि इन्फ्लेशन का बढ़ने या कम होना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में बस इतना है कि हमारी लाइफ पे इन्फ्लेशन का जो भी असर होता है हम उससे बच सकें। यहाँ पे ज़रा आपने चीज़ों को और गौर से समझना है। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी इकोनॉमी की करेंसी में अर्न करें जिसका इन्फ्लेशन रेट आपके मुल्क की करेंसी से कम है। दुनिया अब एक अलग तरीके से चल रही है मेरे दोस्तों। हमारे पास पूरा मौका है कि अपने अंदर हाई वैल्यू स्किल्स को ऐड करके
दुनिया के किसी और मुल्क में उसे सेल कर सकें। तो आपने कोशिश करनी है कि आप डॉलर्स में अर्न करें। और दूसरा, अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं तो आपने उन्हें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको हर हाल में इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिले, जिसे हम रियल रिटर्न कहते हैं। अगर आप रियल रिटर्न में 4 to 5% भी बना लेते हैं, मतलब कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी आपके पास 5 to 6% के प्रॉफिट है, देन माय फ्रेंड यू आर गुड टू गो। मैंने इन्वेस्टमेंट पे एक काफ़ी डिटेल वीडियो अपने चैनल पे पहले से बनाई हुई है, यू कैन चेक इट आउट हियर। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को हम समराइज कर लेते हैं। इन्फ्लेशन बजाते खुद कोई विलन नहीं है, बल्कि सिस्टम का एक हिस्सा है, यानी यह आपके कंट्रोल में नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप इसे समझ के अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ाते और अपने पैसों को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट नहीं करते। थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन होना इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। और फाइनली ये कि समोसे की कीमत बढ़ती रहनी है, इस पे मेरा अनफॉर्चुनेटली कोई जोर नहीं है। मेरी कोशिश बस ये होनी चाहिए कि मैं अपनी इनकम और सेविंग्स को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड रखूं, ताकि मैं ये समोसा आज से 10 साल बाद भी मज़े से एंजॉय कर सकूं। मेरी वीडियोस को पसंद करने का, इतनी सारी दुआएं देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अम्मार है एंड आई एम द ऑथर ऑफ 4 स्टेप गाइड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अपकमिंग पैसे कैसे सीरीज। मैं इस चैनल पे फाइनेंशियल लिटरेसी और पर्सनल एजेंसी पे बात करता हूँ। अगर आप ऐसी वीडियोस के साथ वाइब करते हैं तो आइए साथ मिलकर ग्रो करते हैं। अगर कंटेंट समझ में आया हो तो लाइक कर देना और साथ साथ अपने उस दोस्त, भाई या बहन को ज़रूर सेंड कर देना जो आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकता है। मुलाकात होती है अगले किसी टॉपिक के साथ। आपका भाई अम्मार।